माँ की मुस्कान। आज हम वीडियो लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे। वीडियो लेक्चर 2 में एक तो पढ़ेंगे अपन यूजीसी के बारे में और एक पढ़ेंगे NIRF 2020 वाली जो रैंकिंग है उसके बारे में, क्योंकि यूजीसी से भी एक आधा प्रश्न आ जाता है और रैंकिंग से प्रतिवर्ष प्रश्न पूछा जाता है। 2016 में आया हुआ है प्रश्न, 2017 में, 2018 में नहीं आया था, 2019 में 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, दोनों शिफ्ट में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन यूजीसी। क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? यूजीसी। तो यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यूजीसी ऐसे ही अस्तित्व में नहीं आया। तो यूजीसी की स्थापना किसने की थी? तो एक ही है MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कब स्थापना हुई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की? 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। जबकि 2020 में, कब? 2020 में इसका नाम बदलकर क्या रखा है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है नेट JRF के हिसाब से, जिसको भारत का शिक्षा मंत्री भी बाद में होगा। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष रमेश पोखरियाल निशंक। अब भारत में 6 उच्च स्तरीय निकाय हैं। ठीक है ना, उच्च स्तरीय 6 निकाय हैं। जो MHRD है ना, MHRD अब शिक्षा मंत्रालय, वो 6 संस्थाओं की स्थापना की है, जो अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अब इससे क्या प्रश्न पूछा जाता है? इससे पूछा जाता है एक तो उनकी फुल फॉर्म, जो 6 निकाय हैं उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और कभी कभी उसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले है AICTE। AICTE। तो इसकी फुल फॉर्म है, ए का है ऑल, आई का है इंडिया, सी का है काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब कभी एग्जाम में पूछ लें कि इसकी स्थापना या इसका ये अस्तित्व में कब आया, तो MHRD ने इसकी स्थापना कब की थी? तो MHRD ने इसकी स्थापना की थी नवंबर 1945 में। ठीक है, यानी कि MHRD के अस्तित्व में कब आया था ये? तो नवंबर 1945 में। ठीक है, तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये अस्तित्व में आया था नवंबर 1945 में। अब इसका हिंदी में भी नाम याद कर लीजिए। इसका हिंदी में नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। क्या नाम है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। याद हो गया? चलो दूसरा लेते हैं। दूसरा निकाय है CA। CA की फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसका हिंदी में नाम है वास्तुकला परिषद। क्या नाम है? वास्तुकला परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1972 को। कब हुई थी? 1 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1972 को इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1972 को। 1 सितंबर 1972।
72। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं। तीसरा है ICHR। ICHR इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसकी ये MHRD के अस्तित्व में आया था 1972। ठीक है ना, 1972, जिसका हिंदी में अर्थ है, या हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है, उसका अर्थ है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। अब चौथे नंबर पे क्या है देखो, ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी या अस्तित्व में आया 1 मार्च 1977। कब अस्तित्व में आया? 1 मार्च 1977। और इसका हिंदी में नाम है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, किसका नाम है? इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च का। 5वें नंबर का निकाय है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो MHRD के अस्तित्व में आया था 1969। कब आया था? 1969। 1969 कौन सा है निकाय? तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। फिर 6ठे नंबर पे है UGC, जो 1952 में अस्तित्व में आया था और विधिवत उद्घाटन हुआ था 1953 में। ठीक है ना, और 1956 से कार्य प्रारंभ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन UGC। वो अपन ने MHRD के जो 6 निकाय है ना भारत में, उच्च स्तरीय निकाय जो शोध पे, तकनीक पे जो कार्य करती है ना, बड़ी बड़ी संस्था, उनके नाम थे। अब पढ़ते UGC शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में जानकारी और सहयोग के लिए 1925 में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई। सबसे पहले ये हुआ कि 1925 में शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और जो जितने भी आसपास के जो संबंधित क्षेत्र थे, उनकी जानकारी और सहयोग के लिए 1925 में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की 1925 में। किस लिए की थी? शिक्षा के क्षेत्र के लिए, संस्कृति के लिए, खेल के लिए और उससे संबंधित क्षेत्रों की जानकारी और सहयोग के लिए। जो 1925 में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड बनाया है ना, उसका नाम बाद में कर दिया भारतीय विश्वविद्यालय संघ। जो 1925 में शिक्षा, खेल, संस्कृति के लिए जिस बोर्ड का गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बोर्ड का, उसका नाम बाद में परिवर्तन करके बना दिया भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ठीक है, फिर शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना क्यों की थी? तो शिक्षा के विकास के लिए की थी, जिसको बाद में सार्जेंट रिपोर्ट भी कहने लगे। जिसको बाद में क्या कहने लगे? सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट किसको कहने लगे? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को बाद में सार्जेंट रिपोर्ट भी कहने लगे। भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रयास किया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रयास किया था। कब? 1944 में। और विश्वविद्यालय अनुदान समिति की बात की गई।
किसकी बात की? विश्वविद्यालय अनुदान समिति की बात की है, ना कि आयोग की बात की है। आयोग तो बाद में बनता है, पहले समिति बनेगी, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति की बात की। समिति की बात कब की थी? 1944 में। लेकिन बाद में विश्वविद्यालय अनुदान समिति में समिति शब्द हटाकर आयोग जोड़ दिया। फिर 1952 में समिति शब्द को हटाकर आयोग शब्द जोड़ दिया। आगे समझ में? फिर ये हुआ कि 1945 में ये अनुदान समिति का गठन की बात 44 में उस टाइम बात की, और 45 में ये हुआ कि भारत में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली में। तो 1945 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से बने थे? तो पहला था अलीगढ़, दूसरा है बनारस और तीसरा है दिल्ली, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब वो तो विश्वविद्यालय शिक्षा समिति थी, ठीक है। फिर आयोग, तो आयोग की स्थापना 1948 में की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एस राधा कृष्णन ने की थी। एस राधा कृष्णन ने की थी। ये जो आयोग है ना, ये जो आयोग बनाया जाएगा ना, वो भारत की शिक्षा संबंधित बनाया जाएगा और यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय लंदन के आधार पर बनाया जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत में जो विश्वविद्यालय बनाए गए 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे आप लखनऊ ले लो, बनारस ले लो, दिल्ली ले लो, ठीक है ना, ये तीनों मैं वापस बता देता हूँ। ये तीनों 1945 में तीनों विश्वविद्यालय बनाए गए, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। अब ये बनाए गए विश्वविद्यालय ये किसके तर्ज पे बनाए गए थे? यानी कि यहाँ पे शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ ना मैं, यूनाइटेड किंगडम की बात, यानी कि लंदन, यानी कि यहाँ पे शिक्षा प्रणाली कैसी किस आधार पर होगी? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1945 में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में स्थापित हुए थे, वो 3 विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, वो किस तर्ज पे बनाए गए थे? तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे बनाए थे, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। आगे समझ में? ये आयोग जो बनाया जाएगा वो भारत में शिक्षा संबंधित, वही मैंने आपको बताया ना, यूनाइटेड किंगडम विश्वविद्यालय यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर बनाया जाएगा। और इसका फैसला कब लिया था? केंद्र सरकार ने 1952 में ये फैसला लिया और औपचारिक रूप से इसकी नींव का उद्घाटन किया था 28 दिसंबर 1953 में। कब किया था? 28 दिसंबर 1953 में। देखो अब अस्तित्व कब आया? 44 में, 45 में 3 विश्वविद्यालय बने, 48 में बात चली, ठीक है। फिर 52 में इसकी यूजीसी की बात चली, 52 में भी 1952 और 53 में। फिर विधिवत रूप से औपचारिक, वैसे इसकी स्थापना, यूजीसी की स्थापना यूजीसी 1952, ठीक है, बात हो गई थी 52 में, जबकि विधिवत रूप से यानी कि औपचारिक रूप से इसकी स्थापना का उद्घाटन किया था 28 दिसंबर 1953 में। किसने किया था? तो उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, भारत के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एग्जाम में यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम देखकर एपीजे अब्दुल कलाम दे देता है, ये भी ध्यान रखना, एपीजे अब्दुल कलाम दे देता है, जबकि ये कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। यूजीसी की स्थापना हुई थी ना, उस टाइम उद्घाटन किसने किया था? 28 दिसंबर 1953 में शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। जबकि यूजीसी लागू हुआ नवंबर 1954 में, जो एक संवैधानिक निकाय। अब संवैधानिक निकाय का मतलब ये है कि जो इसकी जो कार्य प्रणाली है ना, वो संविधान के तर्ज पे की गई है, यानी कि ये संविधान तर्ज पर किया गया है, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ लेते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और बढ़ावा देना, यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसको समन्वय यानी कि तालमेल करना और उसको बढ़ावा देना कि किस क्षेत्र में क्या कमी है, क्या कमी रह गई है, वो कौन कार्य करेगा, यूजीसी। तो आज भी देखा जाता है कि भाई राज्य में या अन्य क्षेत्रों में कोई विश्वविद्यालय में कोई कमी है रहती है, स्टाफ की रहती है, शिक्षा संबंधी कोई भी नवाचार करना होता है तो वो यूजीसी पूरा करता है। ठीक है। फिर दूसरा बिंदु है विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करना। वही बात, तो ये यूजीसी क्या करेगा कि भाई अन्य जो यूनिवर्सिटी है अन्य राज्यों में उसकी शिक्षा में उच्च गुणवत्ता के लिए शिक्षा संबंधित योजना लागू करेगा, पाठ्यक्रम लागू करेगा, परीक्षा करवाएगा, अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करेगा और उसकी अनुरक्षण यानी कि उनके प्रति सहानुभूति से कार्य करेगा। अब जैसे कि 2020 में कोविड-19 चल रहा है, ठीक है ना। अब कोविड-19 में ये हुआ कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का एग्ज़ाम नहीं करवा रहे थे कोविड-19 के चलते, जबकि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की कि आपको प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को परीक्षा करवाना अनिवार्य है। तो ये कौन करेगा, यूजीसी के आधार पर ही अन्य विश्वविद्यालय काम करेगा। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय या कॉलेज की स्थापना करना। अब मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये जालोर है, ठीक है ना। अब जालोर में यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय की स्थापना करना है या कॉलेज बनाना है, तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्षेत्र में इस भौगोलिक स्थिति देखेंगे, ज़मीन देखेंगे वगैरह। देखने के बाद में पंजीयन होता है, पंजीयन नाम याद रखना, पंजीयन 1860 पूछ लेता है। 1860 के तहत यूजीसी क्या करेगा, यूजीसी क्या करेगा, जालोर में आएगा, ज़मीन देखेगा, भौगोलिक स्थिति देखेगा, फिर यूजीसी फंड जारी करेगा विश्वविद्यालय के लिए, फिर उसको यहाँ पे मान्यता देगा विश्वविद्यालय या कॉलेज की। आगे समझ में। तो अन्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय या कॉलेज की स्थापना कौन करता है, यूजीसी करता है, क्योंकि यूजीसी शिक्षा नवाचार उच्च शिक्षा में कार्य करता तो यही करेगा, सीधी सी बात है। फिर उच्च शिक्षण संस्थानों, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करता है, यानी कि भाई केंद्र में भी यूजीसी कार्य करेगा और अन्य राज्यों में भी यूजीसी कार्य करेगा। ठीक है ना। शिक्षा के क्षेत्र में वो कैसी शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, और यूजीसी का मुख्य कार्य है उच्च शिक्षा में सुधार करना। यूजीसी विश्वविद्यालय में जो यूजीसी और अन्य कार्य क्या करता है, जो विश्वविद्यालय है ना उसमें उपकुलपति हैं, कुलपति तो भाई अब यहाँ पे उपकुलपति क्यों यूजीसी करेगा। अब कुलपति तो राज्य में कुलपति के रूप में तो जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल वो संवैधानिक तौर पर राज्य का विश्वविद्यालय का कुलपति माना जाता है। ठीक है। और राज्यपाल की तरफ पर उसको कुलपति की शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है। और ये राज्यपाल, जबकि केंद्र में होगा तो वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यूजीसी विश्वविद्यालय में उपकुलपति की नियुक्ति करेगा, प्राध्यापक व अन्य मुख्य अधिकारियों के चयन के लिए भी योग्यता जारी करता है। तो ये ध्यान रखना। यूजीसी किसकी गाइडलाइन जारी करेगा, उपकुलपति की, ना कि कुलपति की। तो कुलपति की कौन करेगा, राज्यपाल, कुलपति की तो राज्यपाल करेगा, जबकि उपकुलपति की नियुक्ति कौन करेगा, यूजीसी करता है। और प्राध्यापक है, अन्य जो मुख्य अधिकारियों के चयन के लिए योग्यता पर जारी यूजीसी करता है। अब यूजीसी का ढांचा क्या है, कैसे बनता है, यूजीसी कार्यालय कैसे बनता है। जैसे यूजीसी है तो उसमें क्या होता है कि एक तो होगा अध्यक्ष, मान लो एक अध्यक्ष है,
कौन है अभी अध्यक्ष? रमेश पोखरियाल निशंक। एक तो अध्यक्ष हो गया, एक हो गया उपाध्यक्ष, और बाकी 10 होंगे वो अन्य सदस्य होंगे। यानी कि कुल कितने सदस्य होते हैं इसमें? 12। आ गया समझ में? यानी कि एक अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है अभी? रमेश पोखरियाल निशंक यूजीसी के, माफ़ कीजिए यूजीसी के अभी वो नहीं है, यूजीसी के अभी अध्यक्ष तो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र पाल सिंह, ठीक है। और प्रथम थे शांति स्वरूप भटनागर। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर थे, जबकि वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, ठीक है। वो मैंने MHRD का बता दिया, माफ़ कीजिए, ठीक है। यूजीसी का सचिव होगा, उसका कार्यपालक होगा, वो अध्यक्ष होगा। अब अध्यक्ष कौन होगा? जो कार्यपालक, यानी कि वो पूरा संचालन करता है कार्य। जैसे वर्तमान में धीरेन्द्र पाल सिंह है ना, वो सचिव के रूप में कार्यपालक अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पे अति महत्वपूर्ण है कि यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, जबकि वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह 2017 से। ये भी ध्यान रखना। कभी कभार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं कि यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से? क्षेत्रीय यानी कि अन्य जगहों में, अन्य राज्यों में, तो 6 कार्यालय हैं। पहला कार्यालय पुणे महाराष्ट्र में है, दूसरा भोपाल MP में है, तीसरा कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है, हैदराबाद तेलंगाना में, गुवाहाटी असम में, और बेंगलुरु में, ठीक है ना। 6 कार्यालय मुख्य। और यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है मुख्यालय? नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। जबकि इनके 2 अन्य कार्यालय भी हैं। एक तो ब्यूरो फिरोज शाह रोड पर है, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर में है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राज्य या प्रदेशीय यानी प्रदेश में, विश्वविद्यालय में कुलपति प्राय प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो अवैतनिक है, यानी कि प्रदेश में कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। जबकि कोई विश्वविद्यालय में कुलाधिपति की नियुक्ति वगैरह करनी होगी तो वो राज्यपाल के तर्ज पे ही की जाती है। जबकि केंद्र में विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनके कुलाधिपतियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति वहाँ पे संबोधित करेगा, अध्यक्षता करेगा ये। जबकि राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं ना, वहाँ पे अध्यक्षता वगैरह कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आया समझ में? तो राज्य में विश्वविद्यालय में कुलपति प्राय प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। जबकि यूजीसी किसको जारी करता है? उपकुलपति को, ठीक है ना, उपकुलपति को। जबकि कुलपति तो वहाँ का राज्यपाल होता है, जबकि उपकुलपति होता है ना, वो यूजीसी जारी करता है, ठीक है। जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय या जो केंद्र यानी केंद्र सरकार के अंडर में जो विश्वविद्यालय है ना, उसमें जो परिदर्शक विजिटर होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है। जबकि राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। जबकि राज्य विश्वविद्यालय होगा ना, राज्य विश्वविद्यालय, वहाँ पे तो राज्यपाल होगा। जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा ना, वहाँ पे कौन होगा? राष्ट्रपति। अब आगे पढ़ते हैं। NIRF 2020 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020। अब इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। और ये कब अस्तित्व में आया था? सर्वप्रथम 29 सितंबर 2015 को। किसने इसकी स्थापना की थी? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, MHRD ने। अभी वर्तमान में इसका नाम बदल कर रख दिया है शिक्षा मंत्रालय। 2016-17 में भारत में पहली बार
NRIF ने रैंकिंग जारी की, ठीक है। और ये 5 क्षेत्रों में रैंकिंग जारी करता है। क्षेत्र तो 9 हैं, अभी वर्तमान में तो 9 हैं क्षेत्र, जबकि इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मुख्य तो 5 ही है, ठीक है। जबकि रैंकिंग जारी कितने क्षेत्रों में करता है, पहले 8 थे, 2018 में, 19 में 8 थे, जबकि 2020 में एक और बढ़ा दिया डेंटल वाला, अब हो गया 9, ठीक है। मैं आगे पढ़ाऊँगा इसको। अब पढ़ते हैं अपन इसके मुख्य उद्देश्य। इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षण अधिगम जो संसाधन है ना, उसमें बढ़ोतरी करना। जो शिक्षण अधिगम संसाधन है ना, उसमें बढ़ोतरी करना और बताना कि भाई ये यूनिवर्सिटी अच्छी रही है, ये कॉलेज अच्छा रहा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा रहा, इसमें गुणवत्ता अच्छी, उसके तौर पर ये रैंकिंग जारी करता है। फिर दूसरा है अनुसंधान और व्यावसायिक क्रिया। अनुसंधान और व्यावसायिक क्रिया के आधार पर अवर, स्नातक और परिणाम कि कौन अव्वल रहा है इस सत्र में, पहुंच और समावेशिता, और उनके पहुंचना और समावेशिता भी करना और उसकी अवधारणा को प्रस्तुत करना। तो ध्यान रखना, शिक्षण अधिगम संस्था, अनुसंधान और व्यावसायिक क्रिया, अवर, स्नातक और परिणाम, पहुंच और समावेशिता। यानी कि पहुंच का मतलब यहाँ ये होना चाहिए कि उच्च शिक्षा में कोई भी निजी क्षेत्र भी बाहर नहीं होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। सर्वप्रथम जब रैंकिंग शुरू की तब 8 क्षेत्रों में रैंकिंग जारी करते थे, ठीक है ना। लेकिन 2020 में नवा क्षेत्र भी शामिल कर दिया है, डेंटल को, ये ध्यान रखना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि जब 2016-17 में रैंकिंग जारी की थी ना, तो 8 क्षेत्रों में रैंकिंग जारी करते थे, जबकि 2020 में अभी जो रैंकिंग जारी हुई है ना, 11 जून 2020 को, 11 जून 2020 को 11 जून 2020 को जो रैंकिंग जारी हुई है ना, 11 जून 2020 को जो रैंकिंग जारी हुई है, उसमें नवा क्षेत्र डेंटल को भी शामिल कर दिया है। अब 8 पहले 8 क्षेत्र कौन कौन से थे जिसमें रैंकिंग जारी होती थी, तो ओवरऑल यानी कि समस्त रैंकिंग जारी करते थे, विश्वविद्यालयों के करते थे, कॉलेज की करते थे, इंजीनियर की करते थे, मैनेजमेंट की करते थे, या प्रबंधन या औषधि की करते थे, आर्किटेक्चर की करते थे, और मेडिकल की, मेडिकल, ये 8 क्षेत्र हो गए पहले, ठीक है। अब नवा क्षेत्र भी शामिल कर दिया है, नवा क्षेत्र शामिल कर दिया डेंटल को, जो 2020 में नया शामिल कर दिया है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है, कि नवा क्षेत्र को इसको शामिल किया है, अब डेंटल को भी रैंकिंग दी जाएगी। इस बार डेंटल कॉलेज को भी रैंकिंग जारी की, जिसमें डेंटल कॉलेज को 5वीं रैंक मिली थी। जो डेंटल कॉलेज है ना, उसको कौन सी रैंक मिली है, 5वीं रैंक, ये भी ध्यान रखना, नहीं 5वें नंबर पे रहा। अब हुआ ये है कि 11 जून 2020 को रैंकिंग जारी हुई, और रैंकिंग जारी करने में 3700 संस्थानों की गुणवत्ता की गई। कितने, 3700 संस्थानों की गुणवत्ता की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय अलग अलग 9 क्षेत्रों में जो रैंकिंग दी है, उसकी अगर आगे बात करते हैं, ठीक है ना अपन। पहली है ओवरऑल रैंकिंग, यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान रखना। ओवरऑल रैंकिंग में पहला नंबर या पहली रैंक हासिल की है IIT मद्रास ने। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, समस्त रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। पहली रैंकिंग जारी किसकी हुई है, IIT मद्रास की। दूसरी जारी हुई है IISc बेंगलुरु की, और तीसरी रैंक आई है IIT दिल्ली की। तो पहली तो IIT मद्रास की, दूसरी है IISc बेंगलुरु की, तीसरी IIT दिल्ली की, ठीक है ना। ओवरऑल की बात होगी। अब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, तो पहली रैंक मिली है IISc बेंगलुरु को, दूसरी रैंक मिली है JNU दिल्ली को, और तीसरी रैंक मिली है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। और इसमें जो विश्वविद्यालय है ना, यूनिवर्सिटी, उसमें 10वें नंबर पे जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली वाली, उसको भी रैंक मिली है, 10वें नंबर पे थी जामिया इस्लामिया वाली यूनिवर्सिटी, ये भी ध्यान रखना। तो विश्वविद्यालय वाले प्रथम मिली IISc बेंगलुरु को,
दूसरा रैंक मिला है JNU दिल्ली को, तीसरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। ठीक है। अब तीसरा क्षेत्र कौन सा है? इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में पहला रैंक है IIT मद्रास को और दूसरी रैंक मिली है IIT दिल्ली को। IIT मद्रास को पहली रैंक मिली है इंजीनियरिंग में और दूसरी रैंक मिली है IIT दिल्ली को। ठीक है। अब एक कॉलेज रैंकिंग। कॉलेज रैंकिंग यहाँ से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था, इस बार भी आने की संभावना है। तो कॉलेज रैंकिंग में पहले नंबर पर है मिरांडा हाउस नई दिल्ली। पहले नंबर पर कौन सा है? मिरांडा हाउस नई दिल्ली। दूसरे नंबर पे है लेडी श्री राम कॉलेज नई दिल्ली और तीसरे नंबर पे है हिंदू कॉलेज नई दिल्ली। यानी कि कॉलेज रैंकिंग की बात करो तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में नई दिल्ली का नाम आएगा। ठीक है। तो पहले है मिरांडा हाउस नई दिल्ली, दूसरा है लेडी श्री राम कॉलेज नई दिल्ली और तीसरा है हिंदू कॉलेज नई दिल्ली। ठीक है। अब ये पाँचवीं रैंक पे, पाँचवें नंबर यानी पाँचवीं रैंक किसको मिली है? डेंटल रैंकिंग, जो अभी 2020 में ही इसकी रैंकिंग जारी की है। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है। तो पहली रैंक किसको मिली है डेंटल में? तो पहली रैंक मिली है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली को। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दिल्ली को पहली रैंक। ठीक है। दूसरी रैंक मिली है मणिपाल कॉलेज उडुपी को। दूसरी रैंक किसको मिली है? मणिपाल कॉलेज उडुपी को। और तीसरी रैंक मिली है DYE पाटिल को। DYE पाटिल उसको मिली है। ठीक है। तो प्रथम याद रखना, मौलाना आज़ाद वाली जो मेडिकल साइंस है ना दिल्ली वाली, उसको प्रथम रैंक मिली है डेंटल में। दूसरी मणिपाल कॉलेज उडुपी को मिली है और तीसरी DYE पाटिल जो कॉलेज है उसको मिली है। ठीक है। अब ये हुआ कि जो 2020 वाली ये तो थी, अपने भारत की बात चल रही थी। अब 2020-21 वाली जो वर्ल्ड रैंकिंग है ना, उसकी भी बात अपन कर लेते हैं। तो वर्ल्ड रैंकिंग में 8 संस्थानों को जगह मिली है, 8 संस्थानों, जबकि डेंटल को इस बार शामिल नया है तो इसलिए नहीं किया, धीरे धीरे हो जाएगा वर्ल्ड रैंकिंग में। तो 8 क्रमशः जो मिली है, तो पहले नंबर पे रहा है IIT बॉम्बे, जिसकी वर्तमान में रैंक बनी है 172वीं। IIT बॉम्बे है ना वर्ल्ड रैंकिंग में, IIT बॉम्बे उसको दुनिया में अभी जो वर्तमान रैंक मिली है 172, और इससे पहले उसको रैंक मिली थी 152वीं। ये भी ध्यान रखना। तो अब गिर कर कितनी हो गई? 20 रैंक गिर गई इसकी IIT की। पहले थी 152, अब 2021 में 2021 में कितनी में रैंक मिली है? 172। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे रहा है IISc बेंगलुरु, जिसको दुनिया में रैंक कौन सी मिली है? 185वीं। और तीसरे नंबर पर रहा है IIT दिल्ली, जिसको रैंक मिली है 193वीं। तो पहली रैंक ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर रहा IIT बॉम्बे, जिसकी पहले रैंक मिली थी 152, जबकि 2021 में मिली 172वीं। दूसरे नंबर पर रैंक मिली है IISc बेंगलुरु को, जो 185वीं रैंक है। और तीसरे नंबर पर रैंक मिली है IIT दिल्ली 193वें नंबर पे। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। AISHE, तो उसकी फुल फॉर्म है AISHE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। उसमें 2018-19 की रिपोर्ट के आधार पर, तो ऑल इंडिया सर्विस में जो सर्वे किया ना, उसमें 49.30% उत्तर प्रदेश की रही है और 50% कर्नाटक की रही है। ये भी ध्यान रखना। अब की बार क्या किया 2020-21 में कि अब की बार विजिटर अवार्ड 4 व्यक्तियों को दिया गया। विजिटर अवार्ड कितने व्यक्ति को दिया गया? 4 व्यक्ति। तो 4 व्यक्ति कौन है? पहला है प्रोफेसर शिवनाथ दुबे, जो पांडिचेरी से हैं। ठीक है, प्रोफेसर शिवनाथ दुबे
पांडिचेरी से, यानी कि 4 विजिटर अवार्ड प्रदान किया गया है 2020-21 में। दूसरे नंबर पे है प्रोफेसर संजय पुरी, जो JNU विश्वविद्यालय है ना दिल्ली में, वहाँ उससे संबंधित हैं, उसी में प्रोफेसर हैं। जबकि प्रोफेसर शिवनाथ दुबे तो पांडिचेरी में कार्यरत हैं, जबकि प्रोफेसर संजय पुरी JNU विश्वविद्यालय से संबंधित है। तीसरे नंबर पे है प्रोफेसर असाद उल्ला खां, तीसरे नंबर पे है प्रोफेसर असाद उल्ला खां, और चौथे नंबर पे है डॉक्टर प्रतिभा और डॉक्टर साने राय चौधरी को। इन चारों को विजिटर अवार्ड दिया गया। क्या पता परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले, तो ध्यान रखना। फिर है उस्ताद। उस्ताद की फुल फॉर्म क्या है? तो USTTAD। तो उस्ताद की फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसकी उस्ताद की फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना। अब है स्वयं। स्वयं, तो स्वयं SWAYAM। तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड्स। जो स्वयं है ना, वो 9 संस्थाओं में कार्य है इसका। 9 संस्था में, राष्ट्रीय जो सहयोगी संस्था है ना 9, उसमें कार्यरत हैं। जैसे AIECTE, UGC, NCERT, युग्नु, NIOS, CES, NPTET, NITTER, IMB आदि में। ठीक है, फिर है, कभी पूछ लें कि NDL इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो N से तो है नेशनल, D से है डिजिटल और L से है लाइब्रेरी। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब जैसे ध्रुव, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। ध्रुव, DHRUV, ध्रुव शुरू किया है MHRD ने। किसने शुरू किया था? MHRD। और MHRD प्रतिवर्ष करता है। कैसे करता है? जैसे प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम। अब होता ये है कि प्रतिवर्ष कितने? प्रतिवर्ष भारत में 60 बच्चे हैं, जो 9 से 12 तक 60 बच्चे भारत सरकार इसरो के पास में भेजता है बच्चों को। इसरो क्या है? भारत की सबसे बड़ी संस्था है जो परमाणु परीक्षण करती है, वही इसरो। ठीक है ना, इसरो। इस प्रोग्राम में प्रतिवर्ष कक्षा 9 से 12 तक 60 छात्रों को इसरो को दिया जाता है। किसके लिए? परमाणु परीक्षण बच्चों को सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए। किसके तर्ज पे दिया जाता है? प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम के तर्ज पे। और इसकी स्थापना किसने की थी? MHRD ने। ठीक है, अब इसमें मैंने ये भी प्रश्न शामिल कर दिया है कि NTA की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 2017 में की गई थी UGC के, क्योंकि इसमें जो CBT टेस्ट वगैरह होते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके तर्ज पे करवाने के लिए। ठीक है।